नमस्कार साथियों। क्या आप यकीन करेंगे कि आजादी के 76 साल बाद भी नागालैंड और मिजोरम में एक भी महिला एमएलए नहीं है? क्या आप मानेंगे कि 2019 के आम चुनावों में महिला मतदाताओं ने अपनी जिम्मेदारी पुरुष मतदाताओं के बराबर निभाई? लेकिन क्यों ऐसा है कि लगभग आधी आबादी होने के बावजूद महिलाओं का लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन मात्र 14% है, और जो हमारे पड़ोसी मुल्कों बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी काफी कम है। विधानसभा की बात करें तो यह फिगर मात्र 8% है। 50% आबादी और मात्र 8% भागीदारी खुद से जुड़े हुए निर्णय लेने वाली पोजीशंस में। क्या विश्व गुरु का सपना देखने वाले देश को इससे बेहतर मिसाल पेश नहीं करनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि महिलाओं ने भारतीय राजनीति में कोई योगदान ही नहीं दिया है। भारत की आजादी की लड़ाई से नए भारत की नींव रखने तक सरोजनी नायडू, कादम्बिनी गांगुली, ईशा मेहता, लक्ष्मीबाई से इंदिरा गांधी, ममता बनर्जी, जयललिता, वसुंधरा राजे जैसे पॉलिटिकल स्टारवार्ट्स तक महिलाओं का भारतीय राजनीति में योगदान अमूल्य है। बट क्या ये काफी है? क्या वी द पीपल ऑफ इंडिया में वी महिलाओं को सम्मिलित नहीं करता है? तो जब वो खुद के डिसीजन ले सकती हैं वोट डालते वक्त, तो क्या जो इश्यूज उनको इंपैक्ट करते हैं उनके बारे में जो डिसीजन लेने की बात आती है, तो वहां क्या उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए? इसी रिप्रेजेंटेशन को पूरा करने के लिए विमेन रिप्रेजेंटेशन बिल की बात होती रही है, और हम पाते हैं कि इसकी शुरुआत 1996 में ही कर दी गई थी और बार बार इस बिल को लाया गया, लेकिन ये रियलिटी नहीं बना। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स इसके बीच में आए। 1998 में जब इसको लाया गया था तो आरजेडी के एमपी ने बहुत इनफेमस तरीके से लोकसभा के वेल में जाके इस बिल को फाड़ दिया था। जब हम 2003 की बात करते हैं तो शरद यादव जो एमपी थे उस समय, उन्होंने बोला था कि क्या ये जो महिलाएं हैं या ये जो छोटे बाल वाली महिलाएं हैं, क्या ये हमारी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेंगी, क्या ये उनको रिप्रेजेंट करेंगी? तो बात यहां पे थी कोटा की। बात यहां पे थी कि जो 33% आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, इसके अंदर भी कोटा को इंट्रोड्यूस करिए, ताकि जो महिलाएं इस कोटे के थ्रू चुनी जाएं वो देश के विभिन्न वर्गों से जो महिलाएं आती हैं उनको रिप्रेजेंटेशन कर सकें। तो बेसिकली बात यह है कि डिफरेंट टाइम पे इस बिल को इंट्रोड्यूस करा गया, लेकिन ये जो बिल है वो रियलिटी नहीं बन सका, पास नहीं हो चुका। 2010 में राज्यसभा ने इस बिल को पास किया था, लेकिन फिर ये बिल आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा, जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तो उसमें इस बिल को लाया गया और यह बिल अब रियलिटी बना। लेकिन अगर हम बात करें कि इस बिल का रिक्वायरमेंट क्यों है, तो क्या केवल न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है? क्या केवल यही बात है कि भाई 50% आबादी है तो 14% तो नहीं होना चाहिए? क्या केवल यही बात है? नहीं दोस्तों, बात यह नहीं है। बात न्याय की है, बात उस रिप्रेजेंटेशन की है, उस फेयरनेस की है जिसके तहत हम वोटिंग करते हैं। जब वोट देते समय उस वोट का वैल्यू, आप इमेजिन करिए कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लेट से महिलाएं पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही हैं इलेक्शन में, तो क्या हम उस इलेक्शन को वैलिड कहेंगे? क्या हम खुद को लोकतांत्रिक देश कहेंगे, डेमोक्रेटिक नेशन कहेंगे? हम नहीं कहेंगे ना। जब वोट देते वक्त हम महिलाओं की भागीदारी निश्चित मानते हैं और ये मानते हैं कि उसके बिना इसको डेमोक्रेटिक कहना संभव नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग में महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? ठीक है, तो पहला जवाब तो यही है कि जस्टिस का ये डिमांड है, फेयरनेस का ये डिमांड है कि महिलाओं को भी डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में आ जाना चाहिए, ताकि वो खुद से जुड़े हुए मुद्दों को और बेहतर समझ सकें और हमारा जो देश है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की ओर जा सके। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे रीजंस हैं। जब हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट करके महिलाओं को एक निश्चित रिप्रेजेंटेशन दिया लोकल बॉडीज में, उसके बाद काफी महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया। तो वो जो केस स्टडीज हैं वो बताती हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन देश के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाते हैं तो साफ साफ लिखा है कि विमेन इन द विलेज फील बेटर to discuss their problems with a women सरपंच than with a men। तो जो महिलाओं से जुड़े हुए इशू हैं, अगर उनमें एक महिला डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में आती है तो वो उन मुद्दों को और बेहतर समझेगी। फिर वो चाहे मुद्दे उन महिलाओं से जुड़े हुए हों, हेल्थ के हों, एजुकेशन के हों, मैटरनिटी के हों, न्यूबॉर्न इश्यूज के हों, लिटरेसी की बात हो, इंस्टीट्यूशनल बर्थ की बात हो, इन सारे चीजों में डिफरेंट स्टडीज ने ये पाया है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन गवर्नेंस में काफी कुछ वैल्यू ऐड करता है। ठीक है, हम राजस्थान में भी हमने देखा कि काफी सारे सरपंचों ने बहुत अच्छा काम किया। तो ये बहुत सारी केस स्टडी आपको देश
बार में देखने को मिल जाएंगी कि जैसे जैसे विमेन लीडरशिप पोजीशन में आती हैं, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस, उनकी लीडरशिप स्किल, उनका लोगों को जोड़ने का तरीका, उनका जो उनसे जो कंफर्ट लेवल आता है महिला वोटर्स में कि वो अपना प्रॉब्लम डिस्कस करती हैं, और जो महिला स्पेसिफिक इश्यूज हैं, जो 50% आबादी के इश्यूज हैं, बीट हेल्थ केयर, एजुकेशन, मैटरनिटी बेनिफिट, न्यूट्रिशन, ठीक है, आप किसी की भी बात कर लीजिए, उन मुद्दों पे काम ज्यादा तगड़ी तेजी गति से होता है। तो ये बात महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की है। तो बियॉन्ड एथिकल इंपेरेटिव, बियॉन्ड जस्टिस के इंपेरेटिव, इट इज नीडेड टू इंश्योर फास्टर सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ, फास्टर इंक्लूसिव ग्रोथ। यूएन की एक रिपोर्ट भी ये कहती है कि विमेन लेजिस्लेटर कंट्रीब्यूट 1.8% मोर टू देयर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी देन देयर मेल काउंटरपार्ट्स। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का इवैल्यूएशन भी ये बताता है कि जहां जहां महिला जहां जहां पे एमपीज और एमएलए रही हैं, वहां वहां पे इनकम्प्लीट रोड्स का जो प्रपोर्शन है वो काफी कम है कंपेयर टू मेल काउंटर पार्ट्स। तो दोस्तों, ना केवल एथिक्स का डिमांड है, जस्टिस का डिमांड है, फेयरनेस का डिमांड है, बट इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है कि महिलाएं इन डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे आ जाएं, और कहीं ना कहीं ये सामाजिक बदलाव के लिए भी जरूरी है, उस स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए जरूरी है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन को कम करने के लिए जरूरी है, पॉलिटिकल अगर रिफॉर्म्स की मैं बात करूं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए जरूरी है। इन सारे मुद्दों को साधा जा सकता है केवल एक बात से कि महिलाओं को उनका ड्यू दे दिया जाए, उनका ड्यू शेयर दे दिया जाए। तो आइए देखते हैं इस अमेंडमेंट बिल के क्या प्रोविजंस हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दिस बिल प्रोवाइड फॉर द 1/3 रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकसभा। और ये केवल राज्यों और केंद्र की बात नहीं हो रही है, सेंटर की बात नहीं हो रही है, दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द दिल्ली ऑल्सो। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि एससी एसटी के केसेस में जो रिजर्वेशन है उसमें भी 1/3 जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का होगा। मतलब 1/3 एससी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो वुमेन के लिए होगा, 1/3 एसटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो वुमेन के लिए होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी ये बिल प्रोवाइड करता है। अब ये जो रिजर्वेशन है वो कब कमेंस होगा? दिस विल कमेंस आफ्टर द सेंसस, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज करी जाती है। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज क्या होती है? डिलिमिटेशन एक्सरसाइज ये होती है कि जब कभी भी पॉपुलेशन की वजह से चेंजेस आते हैं तो उसके बाद टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रीअरेंजमेंट होता है। सपोज देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी ए, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी बी, अभी दोनों में एक एक लेट्स से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन सपोज ऐसा होता है कि अगले जो सेंसस होता है उसमें ए की जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाती है और बी की पॉपुलेशन लेट से हाफ हो जाती है। सपोज ऐसा होता है, तो क्या ये जायज नहीं है कि अब बी को शायद पूरे बी की टेरिटरी को एक एमपी रिप्रेजेंट ना करे? सिमिलरली क्योंकि इस टेरिटरी को बढ़ाया जाए, सिमिलरली ए की जो टेरिटरी है उसको छोटा किया जाए, क्योंकि तभी तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो जायज रहेगा कि भैया इतनी पॉपुलेशन पे इतने एमपी का जो है रिप्रेजेंटेशन है। तो इसी एक्सरसाइज को डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की बोलते हैं और ये सेंसस के बाद करा जाता है। लेकिन इसमें एक कैच है, इसमें कैच ये है, तो ये तो जो ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट होंगे, जो ज्यादा जहां के पॉपुलेशन ग्रो हो रही होगी, उनको रिवार्ड करेगा इन टर्म्स ऑफ मोर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसीलिए इस पे लगाम लगा दी गई थी 42nd अमेंडमेंट द्वारा कि भैया हम 2000 तक इस अमेंडमेंट इसमें डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को दोबारा कैरी आउट ही नहीं करेंगे, जिसको बाद में बढ़ा के अनदर 25 साल के लिए कर दिया गया। बेसिकली 2026 तक इफ डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज पर रोक लगा दी गई कि 2026 तक हम दोबारा से टेरिटोरियल जो एडजस्टमेंट है उसको नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी एटसेट्रा। और ये क्यों करा गया? ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल के जो एफर्ट्स हैं वो रिवार्ड हो सकें। लेकिन अभी जो 2021 में जो सेंसस होनी थी वो अभी हो नहीं पाई बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल, और वो अब धीरे धीरे डिले ही होती जा रही है। तो अब कयास ये उठ रहे हैं कि जो 21 की जो सेंसस का परिणाम है ये 26 के बाद ही आएगा, और 26 का जो कट ऑफ डेट अमेंडमेंट ने दिया था, इसकी वजह से जो 21 का जो सेंसस है वो 26 में जब इसका रिजल्ट आएगा उस सेंसस के बेसिस पे दोबारा से डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी, और उसके बाद ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल है ये इनेक्ट होगा। बेसिकली इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी मार्क करी जाएंगी कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूएंसी विमेन के लिए रिजर्व्ड है इस साल के लिए, इस टर्म के लिए। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि दिस बिल आल्सो हैज सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज का मतलब ये होता है कि जो पीरियड ऑफ रिजर्वेशन है ये इनडेफिनिट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, ये केवल 15 साल के लिए आफ्टर कमेंसमेंट, ऑल्दो इट कैन बी एक्सटेंडेड
ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है। और अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि देयर विल बी रोटेशन ऑफ द सीट्स, जो जो सीट्स रिजर्व होंगी उनका रोटेशन होता रहेगा ऑन द टर्म बाय टर्म बेसिस, कि भैया इस साल के इलेक्शन के लिए ये वाली 1/3 सीट रिजर्व है, अगले साल के लिए ये वाली 1/3 है, और उसके बाद ये वाली जो रिमेनिंग 1/3 है वो वाली सीट्स रिजर्व रहेंगी महिलाओं के लिए, ठीक है। सो दीज आर द मेन प्रोविजंस ऑफ दिस बिल। अब देखते हैं कि क्या क्रिटिकल इश्यूज हैं इस बिल के जो काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस बिल पे जो सहमति है, काफी डाइवर्जेंट व्यूज हैं, काफी डाइवर्जेंट व्यूज हैं। कुछ लोग ये मानते हैं इस बिल को लेके कि भाई ठीक है, आप जेंडर जस्टिस कर रहे हैं, आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरिट बेस्ड जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको 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 ये पीछे ढकेल देता है, क्योंकि इस केस में जो रिप्रेजेंटेशन है अब वो जेंडर बेसिस पे हो रहा है, ना कि मोस्ट काबिल कैंडिडेट। तो जेंडर बेसिस पे जब हम रिजर्वेशन की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरिट बेस्ड जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो पीछे हो जाता है, और एक कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए भी सही बात नहीं है, क्योंकि उनका एबिलिटी के बेसिस पे वो रिप्रेजेंट नहीं हो रही हैं, दे आर बीइंग नाउ रिप्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो ये एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का व्यू है। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू आर रिस्ट्रिक्टिंग वोटर्स चॉइस, कि भैया हमको तो केवल इन्हीं वुमेन में से ही रिप्रेजेंट करके हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बनेंगे। तो दैट इज समथिंग जिस अनदर क्रिटिसिज्म ऑफ दिस रिजर्वेशन पॉलिसी। देन रोटेशन चूंकि इसमें दिया हुआ है, और जो नॉर्मली रिजर्वेशन जो सीट्स होती हैं, रिजर्व सीट्स होती हैं, उनमें रोटेशन प्रैक्टिस ही होता है जनरली, तो उस रोटेशन का भी एक इल इफेक्ट होता है। क्यों? लेट्स से अभी इस साल कोई मेल एमपी उस सीट्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनको पता है कि अगले साल फीमेल एमपी ही यहां से कंटेस्ट करेंगे, तो हो सकता है कि वो उतना इंटरेस्ट ना लें, क्योंकि वो दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज समथिंग जो रोटेशन होने का जो साइड इफेक्ट है। सेकेंड एआरसी भी ये बात कहती है कि रोटेशन होने की वजह से, क्योंकि एक ही टर्म आता है, 5 साल का ही टर्म इनको मिलता है, जो लोकल बॉडीज का एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि एक टर्म से कैपेसिटी बिल्डिंग महिलाओं की उतनी नहीं होती इन पॉलिटिकल स्फेयर, क्योंकि इतना समय तो उनको समझने में ही चला जाता है कि चीजें क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। तो रोटेशन की वजह से जब उस एक्सपीरियंस का एक्चुअल में यूज करने की बात आती है तब वो यूज नहीं हो पाता है। तो द रोटेशन हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट। Another important issue is that people argue that women are not a homogeneous community. जैसे आप शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब को हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर बता सकते हैं कि भैया ये वाले जो सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब है, बेस्ड ऑन देयर हिस्टोरिकल आइसोलेशन, बेस्ड ऑन देयर सॉलिडरिटी बेस्ड अप्रोच, बेस्ड ऑन कि उनका हायरार्की नहीं होती है उनकी पॉपुलेशन में। तो देयर आर सर्टेन आइडेंटिफाइबल कैरेक्टरिस्टिक जो हम एसोसिएट करते हैं शेड्यूल ट्राइब से। सिमिलरली शेड्यूल कास्ट से भी कुछ आइडेंटिफाइबल कैरेक्टरिस्टिक हैं, सिमिलरली ओबीसी के संग भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। वैसे ही वुमेन के बारे में बोला जाता है कि वुमेन आर नॉट होमोजेनस कम्युनिटी, उनके इश्यूज डिफरेंट कंट्रीज से अगर वो वुमेन आते हैं उनके इश्यूज चेंज होते रहते हैं, वो होमोजेनस कम्युनिटी की तरह बिहेव नहीं करते हैं। दैट इज व्हाई उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाना चाहिए, बिकॉज देयर इश्यूज कट अक्रॉस ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ देयर आइडेंटिटी अदर देन them being the female। ओके, सो ये एक अनदर क्रिटिसिज्म है, अनदर लिमिटेशन है जो इस रिजर्वेशन पॉलिसी का बोला जाता है। देन कुछ लोगों का डिमांड है, सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी, अभी हमने देखा कि दो एमपी ने जो इसके अगेंस्ट में वोट किया था लोकसभा में, उनका भी ये डिमांड था कि मुस्लिम वुमेन को रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और इसके पहले भी हमने हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में देखा कि जो शरद यादव साहब का कमेंट था कि क्या ये छोटे बाल वाली महिलाएं हमको रिप्रेजेंट करेंगी, हमारी महिलाओं को रिप्रेजेंट करेंगी। तो बेसिकली बात ये है कि देयर इज डिमांड ऑफ कोटा विद इन दिस कोटा, कि आप जो महिलाएं हैं इन महिलाओं में जैसे आप एससीज और एसटीज का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे रहे हैं वैसे ही ओबीसीज का भी दीजिए, ताकि जो रिप्रेजेंटेशन है वो फेयर हो सके। तो दैट इज समथिंग जो डिमांड जो नई उठ के आ रही है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की। इसका पॉलिटिकल ओवरटोन भी है डेफिनेटली, क्योंकि हर कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैटर करना चाहता है इसके माध्यम से, बट दैट इज अनदर इश्यू जो इस बिल के संग आता है। देन इसके जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के एस्पेक्ट हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इस बिल के आने के बाद भारतीय राजनीति पूरी तरीके से बदल जाएगी, पूरी तरीके से जेंडर इंक्लूसिव हो जाएगी, तो शायद ऐसा ना हो। ठीक है, काफी सारे चैलेंजेस हैं अपार्ट फ्रॉम द चैलेंजेस जो हमने इसके पहले देखे।
प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी काफी ज्यादा हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के पास ऐसे कैंडिडेट ही ना हो, विमेन कैंडिडेट ही ना हो जिनको फील्ड कर सकें, तो शायद वो उनको वैसी सीट में उतारें जो अनविनेबल सीट्स हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होगा। हो सकता है कि उनको सेकेंडरी रोल में धकेल दिया जाए, उनको प्राइम पोजीशन जो शायद मेल रिप्रेजेंटेटिव को ऑफर की जाती वो उनको ऑफर ना करी जाए। ये अनदर क्रिटिसिज्म है इस बिल का, अनदर प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं। और फिर हमने पंचायत पति का भी एक्सपीरियंस देखा है, आपने देखा होगा जीतू भैया की इस वेब सीरीज को, जिसमें पंचायत पति के फिनोमेनन को दिखाया जाता है कि एक्चुअल में जो डिसीजन मेकिंग है वो कोई और करता है। सो दैट इज समथिंग जो काफी प्रॉब्लमेटिक है इंडियन पॉलिटिक्स में, कि जो मेल्स हैं वो अपनी पावर को, अपने डिसीजन मेकिंग को छोड़ना ही नहीं चाहते। तो इवन दो महिलाएं रिप्रेजेंट कर रही होंगी, डिसीजन मेकिंग कोई और कर रहा होगा, तो भी क्या ये बिल अपना स्टेटेड ऑब्जेक्टिव अचीव करता है वुमेन एम्पावरमेंट का? तो दैट इज समथिंग जो देखा जाना जरूरी है। देन अगर आप मान भी लें कि भैया विमेन एमपीज हैं, विमेन एमएलएज हैं, तो क्या लार्ज सोसाइटी में जो मेल रेजिस्टेंस है, जो महिलाओं को पावरफुल पोजीशंस में नहीं देखना चाहता, क्या वो रेजिस्टेंस महिलाओं को फेस नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा है जो लोकल बॉडीज का एक्सपीरियंस है उसमें यह है कि महिला सरपंचों को, महिला पंचों को काफी रिडिक्यूल किया जाता है, उनको वो सपोर्ट ब्यूरोक्रेसी से भी प्राप्त नहीं होता है। जो बाकी के सरपंच हैं, मेल सरपंच हैं, वो भी उनको कई बार उनका उपहास बनाते हैं और पब्लिक भी उनको कई बार उपहास का केंद्र बनाती है। तो वो सपोर्ट मेल रेजिस्टेंस, मेल ईगो की वजह से, पैट्रियार्ची की वजह से नहीं देखने को मिलता है। तो दैट इज समथिंग जो अभी वो काफी डिटरमाइन करेगा कि ये जो बिल है वो अपना कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है आगे चल के। ठीक है, और जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा था, अनदर इंपॉर्टेंट चैलेंज वो ये है कि जो डिलिमिटेशन है वो अब चूंकि 2021 के सेंसस के बेसिस पे किया जाएगा, तो 21 की सेंसस में नदर्न स्टेट्स हैव मोर पॉपुलेशन, क्योंकि उनका जो टीएफआर है वो काफी ज्यादा है, लेकिन सदर्न स्टेट्स में, काफी सारे स्टेट्स में बिलो रिप्लेसमेंट लेवल पे टीएफआर पहुंच चुका है। बेसिकली पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो चुकी है और अब ये चीज नदर्न स्टेट्स को फेवर करेगी क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। सो दैट इज समथिंग जो सदर्न स्टेट्स के जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये हमको पनिश करेगा क्योंकि हमारा पॉपुलेशन कम है, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी कम जाएंगे और हमारा पॉपुलेशन हमारी अच्छी फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम्स थे उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करने की वजह से है। बेसिकली वी आर बीइंग पनिश्ड फॉर गुड गवर्नेंस। सो दैट इज समथिंग जिसको देखा जाना चाहिए कि इसको कैसे अकोमोडेट किया जाता है, कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। अगर मैं इसके आगे की बात करूं तो विमेन जो रिप्रेजेंटेशन बिल है जो अभी एक्ट हो जाएगा थोड़े दिनों में, तो ये केवल न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करता। अगर हमको लार्ज स्केल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है जस्टिस का, जेंडर जस्टिस का, फेयरनेस का, तो हमको बाकी जो सिस्टमिक रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी चर्चा करनी पड़ेगी। वो सिस्टमिक रिफॉर्म्स इनर पार्टी डेमोक्रेसी के हो सकते हैं या लोकल लीडरशिप बिल्डिंग के हो सकते हैं, मेंटरशिप सपोर्ट के हो सकते हैं, उस कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू किए जा सकते हैं, उन प्रोग्राम्स के थ्रू करे जा सकते हैं, जिससे विमेन लीडर केवल न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ना करें, केवल नंबर्स में रिप्रेजेंटेशन नहीं आए, एक्चुअल में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्रिएट करें, जिसके लिए इस बिल को लाया गया है। तो इसके लिए ये सब इनिशिएटिव वी कैन टेक टू टेक दिस मेजर फॉरवर्ड। अगर मैं अच्छा ओके, सो प्लीज जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, दैट इज पीयूष यूपीएससी। आप टेलीग्राम के सर्च फील्ड में इसको टाइप करिए। यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल इन विच आई कीप ऑन पोस्टिंग अबाउट द वेरियस करंट अफेयर आर्टिकल्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। काफी सारे एथिक्स के एनेक्डोट्स, एस्से के एनेक्डोट्स में भी मैं पोस्ट करता रहता हूं, तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। तो अब मैं आपसे बात करता हूं कि प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से टॉपिक में आपको और क्या करना चाहिए। तो मेंस की बात करूं तो मेंस में क्वेश्चन जनरली जो आते हैं वो क्रिटिकल एस्पेक्ट को फोकस करते हुए आते हैं। तो let's say there is a question, greater political power alone will not improve women's plight. So that is something, ये जो quotation है, ये जो statement है, ये आधारित है इस women representation bill की shortcomings के ऊपर, lacunas के ऊपर, challenges के ऊपर। तो आइए कमेंट करके मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा। आप YouTube पे इस पे कमेंट करिए एंड वी विल सी कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो दैट इज समथिंग जो मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये कौन से नंबर का बिल है, इस अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या होता है, कौन कौन से आर्टिकल को ये अमेंड करता है, कौन कौन से स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है, दैट इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए एंड आई एम श्योर दैट माइट बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो इन चीजों को भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो बस बताइए हमें कि ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके जरूर इस क्वेश्चन का जो मेंस का मैंने आपको दिया था उसका स्ट्रक्चर कम से कम बना के रखिएगा कि आप किन किन पॉइंट्स में बात करेंगे और लेट्स सी आप कैसा अटेम्प्ट करते हैं। जल्दी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।